नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। फटाफट एक बार लाइव आएंगे। 1 मिनट जल्दी से मैं आपके कमेंट्स को देख लेती हूँ। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए बेटा और सेशन के साथ जुड़ जाइए, फिर हम देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। फटाफट लाइव आ जाएंगे, एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नकुल, रीता, हिमांशु, प्रिंस, निशा, अश्विनी, श्वेता, ठीक है, सुहानी, उसके बाद सविता, देव सिंह, उसके बाद चंदन, अनिल कुमार। सभी को प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम रैमजे मैकडोनाल्ड है, इसने सांप्रदायिकता के आधार पर एक घोषणा की। और अब जहां पहले इन्होंने देश को हिंदू और मुस्लिमों में बांटा था, अब ये देश को हिंदुओं, जो हिंदू के अंदर निम्न जातियां हैं, उनको भी उनसे अलग करना चाहते थे। यानी कि ये देश के कितने टुकड़े करना चाहते थे, ये सवाल गांधी जी ने इनसे पूछा था। तो ये क्या था सांप्रदायिक पंचाट और कैसे इसका विरोध गांधी जी ने किया और किस तरीके से फिर इसको अलग यहाँ पे करवाया, मतलब कि कैंसिल करवाया, अलग नहीं कैंसिल कैसे करवाया। तो मैंने आपको बताया था, लास्ट लाइन में आपको ये पढ़ा रही थी कि अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्थिर नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भूत होता है, तो वो कहते हैं कि भूत कुछ क्षण के लिए आता है। तो गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे भूत होता है और भूत की भांति जो धूल है वो आपका थोड़े से समय के लिए ये उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। किसने कहा? अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में। ये स्टेटमेंट कब आया था? जब यहां पर गांधी जी द्वारा किया गया प्रयास, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो फेल हो गया था। और साथ साथ गोलमेज सम्मेलन भी गांधी जी ने सांप्रदायिकता की बात को लेकर वहां से वापस आ गए थे। ये सब मैंने आपको बताया। तो गोलमेज सम्मेलन आपका असफल रहा, तीसरे में कुछ खास बातें हुई नहीं, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अब यहां पे अंग्रेजों का जो इरादा था वो पूरा हुआ नहीं। सांप्रदायिकता का जो बीज वो बोना चाहते थे वो तो वो भारत में बो चुके थे, लेकिन उस बीज को और ज्यादा उसकी मतलब कह सकते हैं कि उस बीज को और भी जगह पर बोना चाहते थे। अब यहां पे देखिएगा, इसके लिए यहां पे क्या किया, यहां पे सांप्रदायिक पंचाट, ये बहुत पूछा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्डू नहीं है, मैकडोनाल्ड है यहां पे, ये मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने क्या किया, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया। अब ये कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट क्या था? तो प्यारे बच्चों, अभी तक ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अभी तक ब्रिटिश सरकार ने जो हिंदू हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी तक ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और प्यारे बच्चों मुस्लिम, इन लोगों को बांट दिया था। क्योंकि मुसलमानों को जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इन्होंने दिया था, सांप्रदायिकता के आधार पर जो अलग निर्वाचक मंडल दिया था, वो प्यारे बच्चों 1909 के अधिनियम में ही दे दिया था। 1909 का अधिनियम, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगी, ये आपका पहला अधिनियम था जिसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक जो मंडल है वो अलग निर्वाचक मंडल दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को बांटना चाहते थे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा, पढ़ाई कर लो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जहां पे हंसने की बात होगी वहां हंसेंगे भी। अब यहाँ पे हंसने की बात नहीं है, क्योंकि इस समय जो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा रही हूं, यहाँ पे आप खुद सोच के देखो कि जहां ये हिंदू और मुसलमानों को पहले ही बांट चुके थे, अब इनका प्रयास है कि जो आपकी दलित वर्ग है, जिसमें आज आप एससी और एसटी को रखते हो, उनको भी ये हिंदू, मतलब अब हिंदुओं को भी बांटना चाहते थे। तो यहां पे इसने क्या किया, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया। किसने? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और डेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1932, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है लता मांझी जी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने टैग किया हो और मैंने आपका डाउट ना लिया हो। क्या आपने मुझे टैग किया है टेलीग्राम में? सर अगले मॉक टेस्ट में जैसे कि आपको याद है उसी तरह हमें कराइएगा, हार्ड क्वेश्चन लाना। मतलब
क्या बोल रहे हो आप? और आपने बेटा ऐसी आईडी क्यों बनाई है, बर्बाद बालक? अभी तो आपके आबाद होने के दिन है, आपने अभी से अपने आप को बर्बाद कर लिया। बताइए तो जरा, आपकी उम्र ही कितनी है अभी? है इस तरह की आईडी क्यों बनाते हो? पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव क्यों बन रहे हो? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं अभी इस वक्त अब मैं कमेंट्स नहीं लूंगी, अब मैं कमेंट्स नहीं लूंगी। प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सांप्रदायिक पंचायत किसने किसने अनाउंस किया है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने। कब? 16 अगस्त 1932 को। क्यों किया है? क्योंकि अब ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो क्यों किया है इन्होंने ये, इसे क्यों घोषित किया है इसने? क्योंकि ये हिंदुओं को भी बांटना चाहता है। अब देखो यहां पे इसका उद्देश्य, अछूतों को हिंदुओं से, अछूतों जिन्हें आज के समय में आप क्या कहते हो? SC ST कहते हो। अछूत कहा इन लोगों ने, अछूत समझते हो ना, मतलब जिन्हें छूने से हम खराब हो जाएंगे। उच्च जातियों ने कहा कि निम्न जातियों को, लोगों को अगर हम छुएंगे तो हम इनकी तरह बन जाएंगे, और इसलिए इन्होंने इनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। और इसी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार कौन हुए थे? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस अपमान को, उस शोषण को खुद भी झेला था। और उन्होंने ये कहा था कि जब इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरे को इस शोषण को झेलना पड़ रहा है, तो मेरे समाज के ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो कैसे इसको झेलेंगे? तो इन्होंने दलितों के लिए, अछूतों के लिए लड़े ये समाज में, कि जो मेरे साथ हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो। ठीक है, अब देखिएगा, तो अछूतों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मानकर पहली बार निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। इनका प्रतिनिधित्व देने का मतलब यह था कि इन्हें हिंदुओं से अलग कर दो। जिन्हें आज आप अनुसूचित जाति कहते हो, ठीक है, अगर आप SC लिखोगे तो ज्यादा सही है, SC की जगह जिन्हें आप आज अनुसूचित जाति कहते हो, इनको क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्हें अल्पसंख्यक मानो, और अल्पसंख्यक मानकर इन्हें क्या कर दो? हिंदुओं से अलग रखो। यानी अब हिंदुओं को भी बांटना शुरू कर दिया। और अब गांधी जी कहेंगे कि बस बहुत हुआ, तुमने पहले ही देश के 2 हिस्से कर दिए हैं, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तुमने जो बीज बोया है वही नहीं भर पा रहा, और अब तुम क्या चाहते हो कि भारत के कितने टुकड़े हो जाएं? गांधी जी ने विरोध किया इस चीज का, और गांधी जी ने कहा कि मेरे जीते जी मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, गांधी जी ने कहा। अब इसमें क्या कहा था इसने? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी, आज के समय में कहां पे होती हैं? राज्य में विधायिकाएं होती हैं। राज्य को उस समय हम क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी गई, तथा दलित वर्ग को 71 सीटें सुरक्षित प्रदान की गई। रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा कि जो भी दलित कैटेगरीज हैं, जो भी दलित क्लास हैं, उनके लिए हम 71 सीट्स को यहां पर रिजर्व करेंगे प्रांतीय व्यवस्थापिका में। अब ये केवल रिजर्वेशन होता है ना, तो ठीक भी था, लेकिन ये केवल रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे, ये तो इनको हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। गांधी जी ने कहा मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व हो, सॉरी, इन लोगों का प्रतिनिधित्व ना दिया जाए इनको, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, इनको दिया जाना चाहिए, लेकिन बांटकर नहीं, हिंदुओं के साथ रखकर। आप इन्हें हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि जो 71 सीट इनके लिए रिजर्व्ड की जाएंगी, इसके खिलाफ नहीं है गांधी जी, बल्कि वो तो और बढ़ाएंगे सीटों की संख्या। वो इसके खिलाफ है कि आप इन्हें हिंदुओं से अलग कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इन्हें हिंदुओं से अलग करके इन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसके मैं खिलाफ हूं। आपने पहले ही हमारे भारत देश को बांट दिया है, और अब मैं इसे और बंटने नहीं दूंगा। किसने कहा? गांधी जी ने। और प्यारे बच्चे, इसी के खिलाफ गांधी जी भूख हड़ताल करेंगे। पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। और अब दूसरी बार भूख हड़ताल कब करेंगे? इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में, कि मैं भारत को अब बंटने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर मैं अछूतों दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं होने दूंगा।
ये आपको ध्यान रखना है। बेटा आप कहोगे मैम आप अछूत और दलित क्यों कह रही हो, ये उस समय के स्टेटमेंट है, आज के समय में हम ऐसा बोल भी नहीं सकते, ये एक अपराध है। आप किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते, किसी को जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले ही फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा चुकी हूं। लेकिन ये मैं कब की बात कर रही हूं, उस समय की जब ये अवार्ड जारी हुआ था, तो आप इसे अपने ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन, पहला नहीं है ये, बाद अगला आमरण अनशन है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। आमरण अनशन का मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया, फास्ट अनटू द डेथ, इसे हम कहते हैं डेथ स्ट्राइक, यानी कि इन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया कि अगर अब ऐसा होगा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। और जिस समय इन्होंने ये आमरण अनशन शुरू किया है प्यारे बच्चों, ये कहां पर हैं, ये इस समय प्यारे बच्चों यरवदा जेल में हैं, यरवदा जेल, और ये कहां पर पड़ती है, पुणे में, और पुणे कहां पर पड़ता है, मुंबई में। तो यरवदा जेल की पुणे में कौन है, गांधी जी हैं, और गांधी जी ने यहीं पर आमरण अनशन शुरू किया। जैसे ही गांधी जी को इस कम्युनल अवार्ड के बारे में पता चला, उन्होंने कहा कि अब गांधी जब मर जाएगा उसके बाद ही आप अपना, ये गांधी जी ने खुद के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन ये हो पाएगा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा। और जब गांधी जी ने डेथ स्ट्राइक शुरू किया, ठीक है, जब गांधी जी ने डेथ स्ट्राइक शुरू किया तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी के इस डेथ स्ट्राइक के बारे में जब आपके कांग्रेसी नेताओं को पता चला, तो कांग्रेसी नेताओं में कुछ लोग थे जिन्होंने अंबेडकर जी को समझाया और यह कहा कि आप गांधी जी के साथ में इसको लेकर एक समझौता कर लीजिए, क्योंकि गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अंबेडकर जी को समझाया यहां पर कि भाई आप एक समझौता कर लीजिए। तो यहां पे फिर गांधी जी और आपके अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना समझौता के नाम से, जो कि 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है। और पूना समझौता क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे, और ये यरवदा जेल आपकी कहां है, पुणे में। तो जब ये जेल में थे तभी ये समझौता पुणे में हुआ था, इसीलिए इसे पूना समझौता के नाम से, पूना पैक्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है, जो कि 24 सितंबर को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ। गांधी जी ने अंबेडकर जी से कहा कि मैं रिजर्वेशन के, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रतिनिधित्व के भी खिलाफ नहीं हूं। आपको प्रतिनिधित्व चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आपको अपने आप से अलग करके नहीं दूंगा। तो अंबेडकर जी को जो चाहिए था वो उन्हें मिल रहा था, इसलिए उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता कर लिया। अब इस समझौते पे, क्योंकि गांधी जी तो जेल में हैं, तो गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किसने किए, देखिएगा, हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, ठीक है, कितनी सीटें थी, तो मैम अभी आपने बताया, देखो कम्युनल अवार्ड में मैंने भी आपको बताया कि कम्युनल अवार्ड में कितनी सीटें रिजर्व की गई थी, तो कम्युनल अवार्ड में आपने बताया 71 सीटें। अब ये जो 71 सीटें हैं इनकी संख्या बढ़ा देंगे गांधी जी, ये कहेंगे कि मैं ज्यादा देता हूं, ये 71 व 148, इसको करना बेटा 148, कितना कर दिया 148, 71 की जगह कितना, कम्युनल अवार्ड में 71 सीट्स थी, गांधी जी ने कितनी कर दी 148। एक मिनट इसको भी ठीक कर लीजिएगा, सेवेंटी वन से कितनी हो गई 148, यहां पर भी लिखिएगा 148, 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया 148।
कि आप प्रतिनिधित्व ज्यादा ले लीजिए लेकिन मैं देश को बढ़ने नहीं दूंगा, सॉरी बंटने नहीं दूंगा। किसका कहना था? गांधी जी का। तो इन्होंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इन्होंने 148 सीट दे दी, कितने की जगह? 71 की जगह। अब ये जो पूना समझौता हुआ, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौते में प्यारे बच्चे दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यानी कि इनका भी हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि आपके एससी एसटी की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो एससी और एसटी हैं उनको आज लोकसभाओं में, विधानसभाओं में और साथ साथ पंचायत और नगर पालिकाओं में हर जगह उनका रिप्रेजेंटेशन है। अम्बेडकर जी का यह कहना था कि जिस तरीके से बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन इन जगहों पर है वैसे ही दलित कैटेगरीज का भी होना चाहिए। तो गांधी जी ने अम्बेडकर जी की इस बात को एक्सेप्ट किया और दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया। कहां पर? उस समय प्रांतीय विधानसभाओं में। और आज के समय में कहां कहां है मैम? लोकसभा में, विधानसभा में, नगर पालिकाओं में और पंचायत में। समझ आई ये बात? ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अगर वहां हिंदू बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, सिख बैठे हैं तो दलित भी बैठने चाहिए। ऐसा नहीं कि एमपी बनने का अधिकार केवल उच्च जाति के लोगों को है, निम्न जाति के लोग को भी होना चाहिए। तो ये आपका यहां पे क्या था? रिप्रेजेंटेशन देना। किसके लिए? दलित्स के लिए। तो इनके लिए कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई? 148 सीट यहां पर रिजर्व्ड कर दी गई। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आपको समझ में आया? तो इसका उद्देश्य जो था रैमजे मैकडोनाल्ड का, ये पूरा फेल कर दिया गांधी जी ने। ठीक है, आगे देखिए। आगे फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय हरिजन संघ। ठीक है, इसे ठीक से लिखिए पहले। अखिल भारतीय हरिजन संघ, हम इसकी बात करते हैं। नहीं लेकर जाएंगे मैं अपने ऊपर, क्योंकि एक शिक्षिका हो, समझना पड़ता है, समझते हैं। अच्छा, वेद प्रकाश जी, थैंक यू वेद प्रकाश जी कि आपने मेरी बातों को सुना और समझा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपकी आभारी हूं मैं इस चीज के लिए। अब देखो, इसका पहले नाम क्या था? पूर्व नाम। तो पूर्व नाम है प्यारे बच्चों ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। और अब क्या पड़ गया? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये इसका नया नाम है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1932 में। इसके संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी जी। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो घनश्याम दास बिरला जी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे मैम घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। बेटा, अखिल भारतीय सेवा संघ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लगा दिया है। आई होप आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए यहां पर। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है महिपाल जी, ठीक है, आप इतना क्यों सोच रहे हैं चीजों को? पढ़ाई पे फोकस कीजिए महिपाल जी, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहां पर। अब यहां पे अध्यक्ष कौन है? घनश्याम दास बिरला। और यहां पे अगर मैं बात करूं आपके संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। क्या बनाया इन्होंने? अखिल भारतीय हरिजन संघ। यानी कि ये क्या करेगा? ऐसे लोग जो कि प्यारे बच्चों जिन्हें दलित बोला जाता है, अछूत बोला जाता है, उनके लिए ये बनाया गया है। उनके अधिकारों के लिए गांधी जी ने इसको बनाया है। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने इनके लिए कुछ नहीं किया, गांधी जी ने भी प्रयास किए। और मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है कि आपके जो गांधी जी हैं उनकी अपनी विचारधाराएं थी, अपनी सोच थी। आप गांधी जी को जिस दिन पढ़ेंगे, ठीक है, उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन आप उनको समझेंगे। अभी बहुत सारे लोग उन्हें गलत कहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सही समझो, आप मेरी विचारधारा पे चढ़ो, लेकिन आप खुद उनको पढ़ो और उसके बाद डिसाइड करो सही और गलत। ठीक, आगे देखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्यारे बच्चे आपको मैंने पॉलिटी में भी पढ़ाया है।
जब संविधान सभा बताया है। तो यह कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह किसकी सोच थी? गांधी जी की। गांधी जी ने क्यों कहा था इसको चलाने के लिए? क्योंकि जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो गांधी जी ने कहा कि अब हर एक व्यक्ति को इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए। अंग्रेजों को यह बताना चाहिए कि हमें तुम्हारा अगस्त प्रस्ताव मंजूर नहीं है, और हमें यह भी अंग्रेजों को बताना चाहिए कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गांधी जी की सोच थी कि इस आंदोलन को, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करो। ठीक, अब देखिएगा ये कहां से शुरू हुआ था? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से बताया है। प्रथम सत्याग्रही प्यारे बच्चों विनोबा भावे। ये वही विनोबा भावे हैं जिनके बारे में मैंने कल भी बात की थी कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें अपनी मर्जी से भूमि दान करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन 1951 में चलाया गया था। कहां से चलाया गया था? तो मैम पोचमपल्ली से। और पोचमपल्ली जिस समय यह आंदोलन चला था तो उस समय प्यारे बच्चों ये आंध्र प्रदेश के अंदर आता था, आंध्र प्रदेश में। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वर्तमान में पोचमपल्ली, वर्तमान में ये आपका तेलंगाना का हिस्सा है। और ये क्या था कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसे लोगों को जिनके पास जमीनें नहीं हैं अपनी मर्जी से जमीन दान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चे फिर सेकंड सत्याग्रही कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड सत्याग्रही कौन बने? ब्रह्मदत्त। ये आपके बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एक बार बिहार में पूछा जा चुका है कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं हैं कि थर्ड सत्याग्रही भी आपसे पूछा जा सकता है, जिनका नाम है ब्रह्मदत्त। यानी इंडिविजुअल तरीके से अपनी बातें, अपना बहिष्कार ब्रिटिश सरकार के सामने रखो कि बिल्कुल हम तुम्हारे अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब आप अच्छे से जानते हैं इसके बाद शुरू होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमारे देश से बाहर निकलो, ये हमारा देश है और इसमें रहने का अधिकार सिर्फ हमारा है और तुम इस देश में अब नहीं रह सकते। और गांधी जी ने और बहुत सारे नेताओं ने यहां पर तरह तरह के आंदोलन दिए हैं। इस क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि ये क्या था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये प्रस्ताव कहां पर पारित हुआ था। पहले जब भी कोई आंदोलन होता था तो आईएनसी की एक बैठक होती थी। उस बैठक में उस आंदोलन के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता था, पास किया जाता था, तब जाकर उस आंदोलन के बारे में सोचा जाता था। ठीक है, अब देखना यहां पर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कहां पर किया गया था? वर्धा में। ठीक है, वर्धा में किया गया था। वर्धा कहां पड़ता है बेटा, बताना तो जरा, वर्धा कहां पड़ता है बताइए जल्दी से। प्यारे बच्चों जिन्हें आप एससी कहते हैं उन्हें गांधी जी ने, जिन्हें कुछ लोगों ने दलित कहा, कुछ लोगों ने अछूत कहा, उन्हें गांधी जी ने हरिजन कहा। चांदनी आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है वर्धा कहां पड़ता है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया सुशील कुमार, बिल्कुल सही बोला है आपने कि मैम ये जो जगह है वर्धा, मैं नीचे लिख देती हूं वर्धा, ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। तो महाराष्ट्र के वर्धा में
आपकी इस कांग्रेस की बैठक हुई और इसमें 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो प्रस्ताव था उसे आईएनसी के द्वारा पारित किया गया। और प्यारे बच्चे, ये जो आपकी बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय राजनीति में भारतीय स्वतंत्रता के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महान लोगों ने भी साथ दिया। ऐसा नहीं कि सब लोग आपके जो जितने भी, जैसे कुछ बच्चे ये सोच के बैठते कि नहीं मुसलमानों ने ही भारत को बांटा है, नहीं, ऐसे भी मुस्लिम लोग थे जिन्होंने भारत को बांटा नहीं, भारत की एकता में विश्वास किया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए, आज भी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो मुस्लिम हैं और आपकी देश की रक्षा के लिए सीमा पर मर जाते हैं। तो आप किसी एक या दो लोगों की गलती की वजह से किसी पूरे धर्म को गलत नहीं बता सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। इतिहास भी इस बात को कहता है। अंग्रेजों में भी कुछ अंग्रेज ऐसे हुए जिन्होंने भारत के लिए, भारत के पक्ष में बात की थी, जैसे आपका रिपन हो गया। इटली प्रधानमंत्री बनकर आया तो उसने भारत की स्वतंत्रता की बात की, ठीक है। तो यहां पे अब देखिएगा, आंदोलन जब पास हुआ है तो इस जगह कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों, जब आंदोलन पास मतलब आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, इस समय यहां पे अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे आपकी कांग्रेस में, ठीक। आगे देखिएगा, उसके बाद गांधी जी ने प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अब आपको पता है प्रस्ताव ऐसे ही तो पारित होता नहीं था। कोई भी प्रस्ताव होगा तो कुछ लोग उससे सहमत होंगे और कुछ लोग उससे सहमत नहीं होंगे। कुछ लोग सहमत होंगे लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। तो गांधी जी ने उन लोगों को जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया, तो गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि मैं देश की बालू से यानी देश की मिट्टी से ही तुमसे बड़ा कांग्रेस बना सकता हूं, इतनी ताकत है मुझ में। गांधी जी ने गुस्से में यह स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि यह मत सोचना कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये आंदोलन नहीं चला पाऊंगा। मैं इस आंदोलन को चला सकता हूं और कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ी कर सकता हूं, इतनी ताकत है मुझ में। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखिएगा, अब अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया और यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो यहां पे जो वर्धा में बैठक हुई है, इसमें क्या किया गया है, वर्धा में जो बैठक हुई है यहां पे अच्छा प्रस्ताव पारित, तभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ये प्यारे बच्चों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, आपने इसको पढ़ा नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, और जब ये पास हुआ है तो ये कहां पे हुआ है, 8 अगस्त 1942 को पास हुआ है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्यारे बच्चों इसको रखा गया। तो कांग्रेस कार्य समिति मतलब जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, वहां 14 जुलाई को मतलब एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन प्रस्ताव पारित कहां हुआ, तो पारित होने की डेट आप याद रखोगे 8 अगस्त 1942 को। इस दिन यह प्रस्ताव पारित हुआ और पेश किसने किया इस समय, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इस बैठक की अध्यक्षता भी किसने की है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। हां रोहित, देखिए मैंने बता दिया है, आप कंफ्यूज मत होइए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो बैठक हुई है वो आपकी अखिल भारतीय कांग्रेस नहीं है, वो आप कह सकते हो कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी, और वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उसको वहां ठीक आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख सकती हूं कि ये प्रस्ताव यहां पे आप लिख सकते हो कि पारित की जगह से प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है, प्रस्ताव पेश किया गया, आप ये लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और पारित कब हुआ, तो पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को।
यह आपको ध्यान रखना है। 8 अगस्त 1942 को। अब यहां पे प्रस्ताव पारित हुआ। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, इसे तैयार किसने किया था? क्योंकि प्रस्ताव तो नेहरू जी ने, क्या नेहरू जी ने ही लिखा था? नेहरू जी ने ही ड्राफ्ट बनाया था आंदोलन का? नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप, प्रारूप क्या होता है आपको समझा चुकी हूं। गांधी जी ने नेहरू व मौलाना आजाद के सहयोग से तैयार किया था। 3 लोगों ने इसे मिलकर बनाया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन तीनों ने मिलकर कि आंदोलन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, सारी बातों को लिखकर इन्होंने पेश किया था और उसके बाद इसे पास कराया था। आगे देखिए, जिस दिन ये आपका पास हुआ उसी दिन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस का झंडा अरुणा आसफ अली ने फहराया था। अरुणा आसफ अली ने फहराया था। अरुणा आसफ अली कौन है? एक महिला है। ठीक है अंशु, बहुत सारा सिलेबस हो चुका है हिस्ट्री में। ठीक है, आप मुझसे पूछ रही हैं, एंशियंट हो चुकी है आपकी, जो है मिडाइवल हिस्ट्री हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ टाइम में ही अगस्त लास्ट तक खत्म हो जाएंगी चीजें। इससे शॉर्ट में क्या लिखोगे शिवम? इससे शॉर्ट क्या लिखवाऊं बेटा? बेटा हिस्ट्री की आ जाएगी, अभी पॉलिटी की डलवाई है, हिस्ट्री की वर्कशीट डलवा दूंगी। थोड़ा पेशेंस रख के काम किया करो, उसे तो सॉल्व करो, तब तक हिस्ट्री की भी वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 अगस्त 1942 को जिस दिन इस प्रस्ताव को पारित किया गया, उसी दिन अरुणा आसफ अली ने क्या फहराया? कांग्रेस का झंडा। कहा कि अब हम स्वतंत्रता की तरफ लड़ने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही ये बात अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने तुरंत एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर, और जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया आंदोलन के शुरू होने से पहले ही। अंग्रेजों ने बोला अच्छा हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अंग्रेजों ने तुरंत एक ऑपरेशन चलाकर जितने बड़े नेता थे, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेटा किसी ने नहीं किया, ये खुद चलने वाला आंदोलन था। क्योंकि गांधी जी को तो आंदोलन शुरू होने से पहले और गांधी जी के साथ अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं को इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर। यह आंदोलन किस दिन शुरू होने वाला था? तो 9 अगस्त 1942 को। अब अंग्रेजी सरकार ने 9 अगस्त की सुबह से पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर इनको अरेस्ट कर लिया। देखिए आगे लिखा हुआ है। अब कहां पे देखिएगा, यहां कुछ चीजें हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली, इन्होंने यह नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को, और इसी समय गांधी जी ने कहा करो या मरो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, मरो नहीं मारो। अब मरने का टाइम नहीं है, अब तो मारने का टाइम है। और गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो, कि अब कुछ भी करके इस आंदोलन को हमें सफल बनाना है। अब हमें मरना मंजूर है लेकिन रुकना मंजूर नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मरो नहीं मारो, अब इन अंग्रेजों को खदेड़ो। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, सभी को अरेस्ट कर लिया। कब? इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे गांधी जी को गिरफ्तार करके, ऐसे लिखना, गांधी जी को गिरफ्तार करके
ठीक कर देती हूं मैं एक बार। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित आगा खां पैलेस कहां पे पड़ता है? पूना में। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को अरेस्ट करके कहां रखा गया था? तो उन्होंने कहा कि आगा खां पैलेस में रखा गया। हम आंसर करके आएंगे अगर हमसे पूछा जाएगा। और आगा खां पैलेस कहां पर है? पुणे में। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे फिर कांग्रेस कार्य समिति के जो और सदस्य थे जैसे गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य जेबी कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, इनको गिरफ्तार करके, यहां ठीक करना बेटा, इनको गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया। इनको अरेस्ट करके कहां पर रखा गया? तो मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इन सबको अरेस्ट करके हमने कहा, मतलब सॉरी, इन लोगों ने कहां रखा? अहमदनगर जेल। ये आपको ध्यान रखना है, अहमदनगर जेल में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत पूछा जाता है, इनको बांकीपुर जेल पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में गिरफ्तार करके रखा गया। शिव कुमार व रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। ये सब आपको ध्यान रखना है। जी हां, बहुत दुष्ट थे ये लोग, इन्हें पूरी तरीके से डर था क्योंकि भारतीय एक हो चुके थे और ये जानते थे कि अगर ये एक हैं तो हमें अब भारत छोड़ना पड़ सकता। और बेटा 1857 में ही आपका देश आजाद हो जाता, आपको 1947 तक वेट नहीं करना पड़ता अगर आपके भारत के कुछ लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता। आप ये मत समझो कि अंग्रेज ही दुष्ट थे, आपके देश में रहने वाले कुछ लोग अपने ही देश के दुश्मन थे और उन्होंने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया, वरना 1857 का विद्रोह आपके अंग्रेजों को बाहर, आपके देश से बाहर खदेड़ने के लिए काफी था। विंकल बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप क्लास के बाद लिखने, क्लास के बाद नोट्स बनाएं, ठीक है। आगे ये सब किया गया। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजाद के प्रयास में दिवंगत हो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है कि या तो अब हम भारत को आजाद करके रहेंगे या आजाद के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी कि खुद को गवा देंगे। ठीक है, आगे देखिए। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। ठीक है, यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। एक मिनट, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मैम हजारीबाग कहां पर है? झारखंड, झारखंड हजारीबाग। आगे देखिए, आगे फिर इसके बारे में और क्या है, ध्यान से सुनो। उषा मेहता जी को लेकर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। ये छुप छुप कर रेडियो से लोगों को इस आंदोलन के बारे में बता रही थी, क्योंकि उस समय टीवी तो होते नहीं थे, रेडियो से ही लोग समाचार सुनते थे। तो किसने प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। ठीक, आगे राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे।
लेकिन उषा मेहता ने कब किया? केवल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये क्या करते थे? हमेशा। राम मनोहर लोहिया यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो रेगुलर, ये हमेशा करते थे, हमेशा कांग्रेस की नीतियों को लोगों के साथ साझा करते थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने किया? उषा मेहता ने। तो क्या मैम राम मनोहर लोहिया ने नहीं किया? बेटा ये तो रेगुलर ही करते थे, इन्होंने भी इस समय किया। लेकिन उषा मेहता ने किस समय किया? केवल भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लिन लिथगो। आपको पता है, क्योंकि लिन लिथगो इसी के समय क्रिप्स मिशन भी आया था। और जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ, जब क्रिप्स मिशन में भी वही सब बातें हुई जो कि अगस्त प्रस्ताव में हुई, तब गांधी जी ने कहा कि अब इनके खिलाफ आंदोलन छोड़ो। और क्रिप्स मिशन के भारत में आने के बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको बता रही हूं। अब देखिए इन्होंने क्या, इसने क्या कहा, लिन लिथगो ने। लिन लिथगो ने क्या कहा? लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा कि ये केवल और केवल पॉलिटिकल रैंसम है। गांधी जी ने कहा कि ये, सॉरी, गांधी जी के आंदोलनों को कहा किसने? लिन लिथगो ने। अब ये तो अंग्रेज है, जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा? ये केवल और केवल क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा। और जिस समय ये आंदोलन चल रहा है उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन है? ब्रिटिश पीएम कौन है? विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसके सर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका चाइना आकर बैठ गए थे। क्रिप्स मिशन को भेजा इसने। और मैंने आपको अभी बताया कि क्रिप्स मिशन के भारत से आने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत का डिसीजन लिया। अब आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? जिसमें छिपकर वार करते हैं, जिसमें छुपकर आदमी वार करता है, उसको हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। और आपके बर्लिन, इस समय एससी बोस कहां पर है? बर्लिन में है। एससी बोस आपके भारत के बाहर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पढ़ाऊंगी इनके बारे में भी मैं आपको, क्यों इनकी सुभाष चंद्र बोस जी की गांधी जी के साथ डिस्प्यूट्स हुए थे, क्यों इनके साथ विवाद हुए, क्यों इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने क्या क्या किया, सारी बातें आपको बताऊंगी। एक एक चीज का आंसर आपके पास होगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल ध्यान रखना, ब्रिटिश पीएम ध्यान रखना, शुरुआत कब हुई, कहां से प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव किसने तैयार किया, प्रस्ताव किसने पेश किया, अध्यक्ष कौन था जब प्रस्ताव पारित हुआ, ये सारे प्रश्न बनते हैं बेटा, ये सब पूछा जाता है। किसने कहा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया, ये सब प्रश्न आपके कभी भी आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत का प्रधान सेनापति इस समय कौन था? बेबेल। और यही वेबेल, फिर उसके बाद लिन लिथगो के बाद कौन आपका गवर्नर जनरल बनेगा? बेबेल। इस समय बेबेल गवर्नर जनरल नहीं है, केवल एक चीफ आपका कमांडर इन चीफ है, भारत का प्रधान सेनापति है। और यही प्रधान सेनापति से अब लिन लिथगो की जगह फिर क्या बन के आता है? वेबेल गवर्नर जनरल। अब आगे देखिए, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम है लुई फिशर। क्या नाम है इसका? लुई फिशर। और आपके सभी ने अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के समय कौन था? तो मैम बेव मिलर। और इस समय कौन है? लुई फिशर। वो भी अमेरिकी पत्रकार था और ये भी अमेरिकी ही पत्रकार है। ठीक है, भगत सिंह जी के बारे में भी पढ़ाऊंगी, अविनाश मिश्रा, सुखदेव जी, राजगुरु जी, एचआरए, एचएसआरए, ये सब क्या था? कल से आपके क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होंगे, पढ़ाऊंगी सारी चीजें। कल से क्रांतिकारी आंदोलन तो उनको मैं कल ही शुरू करूंगी, आज जितना है केवल उतना ही पढ़ेंगे हम।
काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस भी पढ़ेंगे। रिचा क्यों परेशान हो बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़ोगे, लेकिन पेशेंस रखो। कल से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होंगे आपके, ठीक है। आगे, इस आंदोलन के दौरान यूपी राज्य बलिया जिले में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार का गठन किया। अगर मैं इस पॉइंट को लिख दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो गलत नहीं है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना कहां हुई थी, तो यूपी के बलिया में हुई थी, यूपी के बलिया में। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी को भी पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यही विराम देंगे। कल मैं आपको क्रांतिकारी आंदोलन आपके शुरू होंगे कल की क्लास में, और नई चीजें हम कल पढ़ेंगे। HRA क्या था, HSRA क्या था, काकोरी कांड क्या है, बम कांड क्या था, दिल्ली बम कांड क्या था, ये सब प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आज आपके पास समय है, आप पूछ सकते हैं। पहला, वर्कशीट को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्कशीट मैंने आपको दे दी है। आज की वर्कशीट में आज के आंसर्स भी हैं। हिस्ट्री की वर्कशीट आज तैयार करके कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात रही आपकी पहली वर्कशीट की आंसर की तो वो भी मैं बनवा रही हूं और टाइप हो रही है, वो भी पड़ जाएगी। इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, स्ट्रेस वहां लिया करो जहां जरूरत है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वर्कशीट सॉल्व कैसे करोगे। प्लीज मैम, एग्जाम कब है? प्रवेश जी मैं कई बार बता चुकी हूं कि एग्जाम दिसंबर तक होने की संभावनाएं हैं, लेकिन 100% नहीं है कि दिसंबर में ही होगा, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मैम ये टॉपिक खत्म हो गया, गांधी युग आपका खत्म हुआ है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब एक तरीके से खत्म हुआ है। कल से हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। गांधी जी की जो घटनाएं थी वो मैंने आपको सीक्वेंस से बताई, और उस बीच जो घटनाएं घटी हैं वो मैंने आपको बताई हैं। हाँ, आंसर भी दे दिए हैं इस बार की वर्कशीट में। महिपाल जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पे ध्यान दें। आप पूरी क्लास में एक ही कमेंट कर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। आर्टिकल 266 में क्या है? आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि है। नकुल कुमार, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है बेटा। चंदन कुमार, या जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी, बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। कंबाइंड पीडीएफ अब आपको मिलेगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और कोर्स आपका मैं कोशिश करूंगी अगस्त लास्ट तक हर हालत में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं। चोरी चोरा कांड, हत्याकांड, ये पढ़ा चुकी हूं मैं 1922, देखिए जाकर, जिसकी वजह से आपके गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इतनी जल्दी क्लास क्यों? कल से बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, इसलिए। इतनी जल्दी कहां है, आज 5 मिनट पहले ही तो छोड़ रही हूं। हद है भाई आप लोगों से, ठीक है। मैम आपके कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आरपीएफ एंड यूपी कांस्टेबल में। बहुत बढ़िया गौरव पटेल, वेरी गुड, लगे रहिए ऐसे ही, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आई होप आप अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा रहे होंगे, और अगर आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेंगे। तो कल मिलते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ में, नई चीजों के साथ में। आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।